हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्या स्टडी केयर पर। और आज हम लोग क्लास 10th का साइंस विषय का चैप्टर हमारा पर्यावरण का लेक्चर नंबर 3 लेकर हाजिर हैं। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक में सबसे पहला घटक जो पढ़े थे वो थे उत्पादक। और उत्पादक में जनरली सारे हरे पेड़ पौधों को रखा जाता है। उसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक सवाल बनाया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे कंसेप्चुअल बेसिस पर बार बार पूछा जाता है। उस सवाल को इस तरीके से पेश किया जाता है जिसमें कहता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति क्यों अनिवार्य है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति क्यों अनिवार्य है, मतलब कोई पारिस्थितिक तंत्र है तो उसमें हरे पौधे क्यों होना चाहिए। तो साथियों, इस सवाल का आंसर देने के लिए आपको इसकी सारी विशेषताओं को दिमाग में ध्यान से रखना होगा कि हरे पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण में क्या क्या काम करते हैं। उसी से रिलेटेड इनका सवाल का हम लोगों ने जवाब बनाया है, जिसे हम लोग लिखेंगे और लिखने की कैसे कोशिश करेंगे उसे भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य है। मतलब कि बताने के लिए कि क्यों अनिवार्य है हमें कुछ न कुछ कारण देना होगा साथियों। उसी कारण को हम लोगों ने पॉइंट वाइज कर दर्शाया है, जिससे आपको समझने में, लिखने में, बताने में सुविधा होगी। तो इसमें सबसे पहला जो कारण हम लोगों ने डिनोट किया है वो कहता है कि ये जो हरे पेड़ पौधे हैं ये उस पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। साथियों, जीवों के प्रकार का निर्धारण करने का मतलब कि जिस पारिस्थितिक तंत्र में जितना मात्रा में हरे पेड़ पौधे पाए जाएंगे उस हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहने वाले जीवों की संख्या भी उसी प्रकार से होगी। दूसरा कारण है साथियों कि ये सौर ऊर्जा को प्रग्रहण करने का मतलब साथियों पहले भी बता चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैप करना या अब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना और उसका इस्तेमाल करना। तो कहता है कि ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को प्रग्रहण करके समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत बनाते हैं। समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत कैसे बनाते हैं साथियों, तो इसके विषय में भी हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि हरे पेड़ पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें वह सूर्य के प्रकाश का यानी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और उसी के सहायता से भोजन बनाते हैं। फिर उसी भोजन को दूसरे जीव जो पेड़ पौधे पर या उत्पादक पर निर्भर होते हैं उसे खाते हैं, तो उस ऊर्जा का कुछ भाग उनके शरीर में जाता है। फिर उसको खाने वाले यानी शाकाहारी जीवों को खाने वाले दूसरे जीव जो होंगे तो उनके शरीर से ऊर्जा का कुछ प्रवाह उनके शरीर में जाता है। इस तरीके से सौर ऊर्जा जो होते हैं वो सारे जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत बन जाता है। तीसरा कारण कहते हैं साथियों कि यह मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करते हैं। कहां से अवशोषित करते हैं साथियों, मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करते हैं। प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो कुछ भी फसल जमीन में बोते हैं, पेड़ पौधे जो जमीन में उगाए जाते हैं, मिट्टी में उगाए जाते हैं, तो हर फसलों के लिए, हर पेड़ पौधों के लिए कुछ न कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिसे हम लोग खनिज पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो साथियों, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे या पौधों को हम लोग फसलों के रूप में मिट्टी में बोते हैं, रोपते हैं, वह अपने जरूरत के हिसाब से मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचते हैं और उन पोषक तत्वों को मिट्टी में अधिकता होने से बचाते हैं। और इसी से रिलेटेड ये तीसरा कारण बना है साथियों कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करते हैं और इस कारण से मिट्टी में इनकी अधिकता नहीं हो पाती और मिट्टी हमारे उपयोग के लायक बनी रहती। नेक्स्ट कारण हम लोग ने दिया है साथियों कि यह वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं।
ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दोनों का संतुलन या बैलेंस बनाए रखते हैं। किस आधार पर बनाए रखते हैं साथियों, इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को वह वातावरण में रिलीज करते हैं, निष्कासित करते हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा वह वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो साथियों, इन सारे कारणों के आधार पर इन सारे कारणों के आधार पर आप बता सकते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति क्यों अनिवार्य है। हरे पौधे के जगह पर आप चाहे तो उत्पादक भी कह सकते हैं। इसे दूसरे शब्दों में अगर कहे कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की उपस्थिति क्यों अनिवार्य है, साथियों उसे इसी ढंग से हम लोग जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, हम लोग पारिस्थितिक तंत्र का पहला घटक पिछले क्लास में ही कंप्लीट किए थे, उत्पादक। आज उसी घटक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें दूसरा घटक आता है उपभोक्ता, जिसे इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं, और उसी उपभोक्ता को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं परपोषी। जैसे कि उत्पादक को हम लोग स्वपोषी कहते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरे जो घटक है जिसे उपभोक्ता कहते हैं, और उपभोक्ता को परपोषी के नाम से जाना जाता है। परपोषी इसीलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि ये जीव जो होते हैं अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसी कारण से इसे परपोषी कहा जाता है। इसे डिफाइन करने के लिए साथियों हम लोगों ने एक लाइन लिखा है, जैसे हम लोग कहते हैं वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, वैसे जीव परपोषी या उपभोक्ता कहलाते हैं। साथियों, उपभोक्ता के कई सारे एग्जाम्पल, उदाहरण हम लोग आपस में देखते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन साथियों, आगे जब हम लोग हायर क्लास पहुंचते हैं तो फिर हमें समझना होता है कि उपभोक्ता भी जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। उन्हीं उपभोक्ताओं को हम लोग निम्नलिखित श्रेणी में बांट सकते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में बांटने का मतलब है कि किसी उपभोक्ता को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, किसी उपभोक्ता को हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, किसी उपभोक्ता को हम लोग तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इंग्लिश में बात करें साथियों तो प्राइमरी कंज्यूमर, P फॉर प्राइमरी कंज्यूमर, P फॉर प्राइमरी, C फॉर कंज्यूमर। द्वितीयक उपभोक्ता को हम लोग सेकेंडरी, S फॉर सेकेंडरी, C फॉर कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर का नाम से जानते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता को हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। तो साथियों, जनरली जो प्राथमिक कंज्यूमर होते हैं उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी जितने भी जीव होंगे, जैसे आप कई सारे उदाहरण ले सकते हैं, हमने यहाँ कुछ उदाहरण का लेख लिखा है जिसमें गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश वगैरह और भी बहुत सारे जो आपके नजर में पेड़ पौधे खाने वाले जीव जंतु हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। ग्रासहोपर लिख सकते हैं, टिड्डा लिख सकते हैं, जो भी। दूसरे जो श्रेणी आते हैं साथियों, उन्हें हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर, या आमतौर पर इसे हम लोग मांसाहारी के नाम से भी जानते हैं। मांसाहारी साथियों इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जीव जो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर हो गए, बाघ हो गए, सांप हो गए, मेढक हो गए, भेड़िया हो गया, सियार हो गया, कुत्ता हो गया, बहुत सारे जीवों को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। साथियों, एक जो और नया इसमें हम लोग श्रेणी रखते हैं उसे कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें जनरली उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। अब फिर एक सवाल आएगा साथियों कि ये उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो हम लोग उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता को समझाने के लिए कह सकते हैं कि उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता वैसे उपभोक्ता होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता का भी इस्तेमाल करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि यह मांसाहारी तो होते ही हैं, साथ साथ ये शाकाहारी को भी खा लेते हैं, इसीलिए इसमें हम लोग सर्वाहारी को भी शामिल करते हैं। इसमें साथियों कहते हैं ये भी मांसाहारी ही होते हैं, परंतु यह प्रायः किसी दूसरे जीव के द्वारा मारे और खाए नहीं जाते, इसीलिए इसे उच्चतम श्रेणी में रखा जाता है। मतलब अगर हम खुद की बात करें कि हम भी एक जीव हैं, तो हमें किस उपभोक्ता श्रेणी में रखा जाएगा? तो क्या हम प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे?
क्या हम द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे, क्या हम तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे? तो साथियों, हम किस तरह का भोजन करते हैं, किस तरह के चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनके आधार पर हमें इनमें रखा जाएगा। जैसे साथियों, कई सारे आप वैसे मनुष्य देखते हैं, मानव देखते हैं जो कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, मतलब वो मांसाहारी चीजों का सेवन नहीं करते हैं। तो मनुष्य को आप उस केस में उसे हम लोग प्राथमिक कंज्यूमर में रख सकते हैं। लेकिन जनरल केस की बात किया जाए, आमतौर पर बात किया जाए, तो मनुष्य जो होते हैं वह सर्वाहारी में आते हैं। लेकिन अब कुछ मनुष्य जो होते हैं वह कहते हैं कि हम शाकाहारी भी खाते हैं, मांसाहारी भी खाते हैं। तो ये दोनों तरह खाने वाले जीव जो होते हैं वो सर्वाहारी में आते हैं कि जो कुछ मिलता है वो सब खा लेते हैं जरूरत के हिसाब से। उसी तरीके से हम लोग उच्च श्रेणी में आते हैं और हम लोग को मार करके खाने वाले दूसरे जीव जनरली सोचते नहीं हैं। इसीलिए साथियों, इसमें हम लोगों ने द्वितीयक श्रेणी में जो शेर बाघ रखा था जो मांस खाता है, लेकिन उसी शेर बाघ को हम लोग तृतीयक श्रेणी में भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेर बाघ को मार कर खाने के लिए जल्दी कोई सोचता नहीं है, इसीलिए इसे उच्चतम श्रेणी में रखा जाता है। कहने का मतलब जो पोषी स्तर में सबसे ऊपर आते हैं उसे हम लोग तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। जब हम लोग पोषी स्तर पर चलेंगे साथियों, आहार जाल पढ़ेंगे, तो उसमें भी इस टॉपिक को रखेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर कब होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कब होंगे और टर्शियरी कंज्यूमर कब होंगे। तो एक लेख बना करके, एक डायग्राम बना करके समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट साथियों, इसी से हम लोग रिलेटेड एक यहाँ पर हम लोगों ने नोट बनाया है जिसमें कहते हैं कि मांसाहारी जंतुओं को अलग अलग स्थितियों में द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। यही अलग अलग स्थितियों का चर्चा हम लोग आहार जाल के पढ़ने के दौरान करेंगे कि कौन सा ऐसा स्थिति है जिसमें एक ही जीव जो है कभी द्वितीयक उपभोक्ता कहला जाएंगे और वही जीव जो है दूसरे स्थिति में तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखे जाएंगे। क्लियर है साथियों? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उपभोक्ता के बाद, उसे कहते हैं अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग अपमार्जक कहते हैं। तीसरे नाम से इसे जाना जा सकता है जिसे सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोफाइटिक एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये होते क्या हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश किया है, जिसमें कहता है कि वैसे जीव या हम लोग इसी को सूक्ष्म जीव कहते हैं जो प्राय दूसरे जीवों के मृत या सड़े या गले शरीर को खाकर विघटित कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं तथा उसे फिर से वापस पर्यावरण में मिला देते हैं। तो वैसे जीव जो होंगे साथियों अपघटनकर्ता कहलाएंगे। अपघटनकर्ता इसीलिए क्योंकि यह अपघटन करने की क्रिया करते हैं। अपघटन करने का मतलब क्या हुआ कि किसी कार्बनिक पदार्थ के शरीर को या जीव को या पदार्थ को उसे नष्ट करके मिट्टी में मिला देना, खत्म कर देना या कहे पर्यावरण में मिला देना। यह प्रोसेस जो होता है उसे अपघटन कहा जाता है, और जो जीव यह करता है वो अपघटन कर्ता कहलाता है। और उसी अपघटनकर्ता को अपमार्जक के नाम से जानते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में सेप्रोट्रॉफ के नाम से जानते हैं, सेप्रोफाइटिक एनिमल के नाम से जानते हैं। अब चूंकि साथियों अपघटन करने का काम जनरली प्रायः जो होते हैं वह सूक्ष्म जीव करते हैं, इसीलिए उसका उदाहरण आप सूक्ष्म जीव के नाम से जान सकते हैं, जैसे प्रायः जीवाणु और बैक्टीरिया या कवक, फंजाई वगैरह जो आप उदाहरण देखते हैं वह सब इसी अपघटनकर्ता में शामिल होते हैं। नेक्स्ट साथियों, इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक नोट बनाया है जो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से रिलेटेड एक नोट है, जिसे ध्यान में रखने वाली बात है। कब? जब हम लोग उत्पादक पढ़ लिए, उपभोक्ता पढ़ लिए, अपघटनकर्ता पढ़ लिए, जब तीनों को मिला करके हम लोग एक पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि ये पारिस्थितिक तंत्र के जो सभी स्तर या घटक होते हैं सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। और जब तक इनमें संतुलन बना रहता है, जब तक इनमें संतुलन बना रहता है तब तक यह स्तर और घटक बने रहते हैं, और जैसे ही यह संतुलन गड़बड़ाएगा या कहें इनके बीच किसी तरह का असंतुलन होगा तो इनके स्तर या घटक में कमी होना शुरू हो जाता है
और जैसे जैसे कमी होता जाएगा धीरे धीरे वो स्तर, वो घटक धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और पारिस्थितिक तंत्र जो होगा वह डिसबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो साथियों, आई होप कि ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड फिर भी मन में कोई सवाल आता है तो साथियों फिर से वही काम करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखना है, या किसी तरह के सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। साथियों, आई होप कि आज का हमारा जो प्रयास है आपके लिए फायदेमंद साबित हो और आप इस चीज का अच्छे ढंग से रिवीजन करें। जल्द ही मिलेंगे अपने पर्यावरण के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के साथियों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खूब एंजॉय कीजिए। और एक रिक्वेस्ट साथियों यह है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का टॉपिक में आपको साइंस से रिलेटेड कोई डाउट हो रहा है तो आप अपने टॉपिक को लिखकर भेज सकते हैं कि सर इस टॉपिक को प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को फिर से आपके पास लेकर हाजिर हो जाऊं। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।